नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत ने चालू खाते के अंतर्गत अधिशेष यानी सरप्लस दर्ज किया है। लेकिन चालू खाते का अधिशेष जहां अनिवार्य रूप से बेहतर नहीं होता, वहीं चालू खाते का घाटा भी अनिवार्य रूप से नकारात्मक नहीं होता और हमेशा इसको भुगतान संतुलन के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाना चाहिए। इसलिए आज इन न्यूज़ के प्रोग्राम में हम भुगतान संतुलन के पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष रहने वाले हैं। सबसे पहले हम उस खबर को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद भुगतान संतुलन क्या है इसको देखेंगे, इसके घटकों को जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से भुगतान संतुलन को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले आज अपने टॉपिक की एक चर्चा में क्यों है इसलिए जान लेते हैं। तो आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का जो चालू खाता है इसने वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च की जो तिमाही है इसमें अधिशेष दर्ज किया है, इसमें सरप्लस दर्ज किया है, जो अपने आप में 11 तिमाहियों के बाद आया है। यानी 11 तिमाहियों में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने चालू खाते के अंतर्गत अधिशेष दर्ज किया है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। चालू खाते के अंतर्गत अधिशेष का क्या प्रभाव हो सकता है? इसका प्रभाव विनिमय दर पर पड़ सकता है। किसी भी देश की मुद्रा का भारतीय मुद्रा यानी रुपये में जो एक्सचेंज रेट होता है उसका जो सापेक्ष मूल्य होता है वो विनिमय दर कहलाता है सामान्य तौर से, और इसलिए इस विनिमय दर पर इसका प्रभाव होता है। उसी तरह से भारत की सॉवरेन जो रेटिंग है, सॉवरेन रेटिंग पर भी इसका प्रभाव होता है। सॉवरेन रेटिंग किसी भी देश के अंतर्गत आने वाले निवेश के जोखिम को बताती है, यानी किसी देश की जो ऋण प्राप्त करने की क्षमता है उसका एक मूल्यांकन करने का प्रयास करती है। तो इस पर भी इसका प्रभाव होता है और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर तो इसका प्रभाव रहता ही है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर उसकी हेल्थ क्या है इसको भी रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि देश के चालू खाते को अलग से नहीं समझा जाना चाहिए और इसको हमेशा भुगतान संतुलन के साथ जोड़कर ही समझा जाना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ इसको समझा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि वस्तुतः बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सीधा तो अर्थ है किसी देश का बाकी दुनिया के देशों के साथ जो लेन देन है उसका लेखा जोखा क्या है। उस लेखे जोखे को बैलेंस ऑफ पेमेंट के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। देश से कितना पैसा बाहर गया या देश से कितना पैसा आया, इसका लेखा जोखा भुगतान संतुलन में हमें देखने को मिलता है। देश में आने वाले पैसे को सामान्य रूप से सकारात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और देश से बाहर जो पैसा जाता है उसको हम नकारात्मक रूप में देखते हैं। ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि विदेशी मुद्राओं की मांग के मुकाबले या इंटरनेशनल मार्केट में रुपये की सापेक्ष मांग को दर्शाता है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर से आप देख सकते हैं कि दुनिया में दो ही देश हैं, भारत और अमेरिका। अगर कोई भी भारतीय किसी अमेरिकी सामान को खरीदना चाहता है या अमेरिकी सेवाओं को प्राप्त करना चाहता है या अमेरिका में निवेश करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहले उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी? कुछ पैसों की ज़रूरत होगी और इन पैसों को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा डॉलर में, तभी वो वहाँ पर निवेश कर सकता है या वहाँ से कोई वस्तु खरीद सकता है या उसकी किसी सेवा को प्राप्त कर सकता है। और ये जो सापेक्ष मांग है यानी जो उसको डॉलर को प्राप्त करना है रुपये के बनिस्बत, तो ये कहाँ से निर्धारित होगी? ये विनिमय दर से निर्धारित होगी कि आपको 80 रुपये दे करके या 90 रुपये दे करके $1 की प्राप्ति होगी। ये उन दोनों देशों की सापेक्ष वैल्यू क्या है इंटरनेशनल मार्केट में यानी विनिमय दर क्या है, इससे निर्धारित होगा। अगर भारतीयों ने अमेरिकियों की तुलना में अधिक डॉलर की मांग की है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर की मांग ज्यादा है, और अगर डॉलर की मांग ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से रुपये के सापेक्ष डॉलर की कीमत भी ज्यादा होगी, यानी विनिमय दर उसकी बढ़ जाएगी। अगर विनिमय दर $1 के मुकाबले 80 रुपया थी
तो हो सकता है वो 82 रुपये हो जाए या 85 रुपये हो जाए। तो इंटरनेशनल मार्केट में बाजार इसी तरह से किसी भी देश की मुद्रा का जो वैल्यू होता है उसको तय करता है। तो भुगतान संतुलन की ये सामान्य अवधारणा है। अब भुगतान संतुलन के घटक क्या होते हैं? दो घटक होते हैं। इसको किस तरह से मापा जाता है? दो मुख्य खाते इसके अंतर्गत आते हैं, चालू खाता यानी करंट अकाउंट और पूंजीगत खाता यानी कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंतर्गत दो चीजें आती हैं सामान्य तौर से। इसके दो उपविभाग होते हैं, एक तो वस्तुओं का व्यापार और एक सेवाओं का व्यापार। जब हम वस्तुओं के व्यापार की बात करते हैं तो इनमें भौतिक वस्तुएं आती हैं, जैसे कार, गेहूं या अन्य अन्य प्रकार के गैजेट्स। तो किसी अन्य देश से या देशों के समूह से आप कितनी भौतिक वस्तुओं का आयात करते हैं और कितना उनको निर्यात करते हैं, ये सारी चीजें कहां पर आएंगी? वस्तुओं के व्यापार के अंतर्गत आएंगी। और सेवाओं का व्यापार क्या होता है? सेवाओं में सामान्यतः अदृश्य लेन देन की सेवाएं आती हैं। जैसे आप अन्य देशों से बैंकिंग, बीमा, आईटी, पर्यटन या परिवहन के अंतर्गत जो सेवाएं प्राप्त करते हैं या उनको सेवाएं देते हैं, या दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों द्वारा अपने परिवारजनों को जो पैसा भेजा जाता है, जिसको हम प्रेषित धन या रेमिटेंस के रूप में जानते हैं, और यहाँ पर ये स्थानांतरण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो जो पैसा भेजा जाता है वो भी अदृश्य व्यापार के अंतर्गत आता है और सेवाओं के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह से किसी देश में निवेश के माध्यम से जो आय अर्जित की जाती है वो भी इसी सेवाओं के व्यापार के अंतर्गत आती है। यानी इसके एक तरह से यहाँ पर तीन हिस्से आपने देखे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर आपको देखने की आवश्यकता है कि जो चौथी तिमाही में भारत ने चालू खाते में अधिशेष दर्ज किया है, ये अधिशेष अदृश्य वस्तुओं पर अधिशेष था, लेकिन ये जो वस्तुओं का व्यापार हुआ है, अदृश्य वस्तुओं पर तो अधिशेष प्राप्त किया, लेकिन व्यापार खाते पर भारत को घाटा प्राप्त हुआ है। यानी यहां पर घाटा हुआ है और यहां अधिशेष हुआ है, लेकिन ये अधिशेष इतना था कि इसने चालू खाते में अधिशेष को बनाए रखा। यानी चौथी तिमाही में भारत को चालू खाते के अंतर्गत एक अधिशेष की प्राप्ति हुई। तो ये हुआ चालू खाते की बात। अगर हम कैपिटल अकाउंट को देखें तो कैपिटल अकाउंट का करंट कंजम्पशन से कम संबंध होता है। इसका संबंध होता है सामान्यतः निवेश से ज्यादा संबंध होता है। और ये किस रूप में आपके सामने आता है? ये आता है आपके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में, विदेशी संस्थागत निवेश यानी एफडीआई और एफआईआई के संबंध के रूप में आपके सामने आता है। और निवेश कब किया जाता है? जब आप भविष्य में अपने वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको निवेश की आवश्यकता पड़ती है, लोन की आवश्यकता पड़ती है। तो चाहे लोन हो और चाहे अन्य तरह तरह के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो या संस्थागत निवेश हो, ये आपके पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं, इनसे संबंध में जो भी आप करते हैं। तो चौथी तिमाही के अंतर्गत भारत ने पूंजी खाते पर $25 बिलियन का शुद्ध अधिशेष प्राप्त किया है। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को का जो संतुलन स्थापित किया जाता है वो विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन में जब अधिशेष होता है तो देश में अरबों डॉलर आते हैं, और जब ये अरबों डॉलर आते हैं तो आरबीआई इन डॉलर्स को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में जोड़ता है। क्योंकि अगर आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार में न इनको जोड़े तो रुपये की जो विनिमय दर है वो बढ़ जाती है। यानी जहां पर आपको $1 के मुकाबले 80 रुपये प्राप्त होते थे, तो हो सकता है कि वहां पर $1 के मुकाबले आपको 90 रुपये देने पड़े। तो अगर इस तरह से विनिमय दर, रुपये की विनिमय दर बढ़ जाए तो इससे क्या होगा? भारत का जो निर्यात है वो महंगा हो जाएगा। यानी जहां पर आपको पहले किसी वस्तु के लिए 80 रुपये भुगतान करना पड़ता था, अब उसी वस्तु के लिए 90 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो इससे भारत का निर्यात महंगा हो सकता है। तो इससे निर्यात की प्रतिस्पर्धा घटती है। तो निर्यात की प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जो देश में अरबों डॉलर आ रहे हैं उन्हें आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में जोड़ दिया जाए और रुपये की विनिमय दर में एक संतुलन स्थापित किया जाए। इसका यह मतलब होता है। तो ये बीओपी के दो घटक हुए, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता। यहाँ आप एक नक्शे के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से इसको देख सकते हैं। ये करंट अकाउंट है, इसमें ट्रेड ऑफ गुड और ट्रेड ऑफ सर्विस शामिल होता है। और कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और संस्थागत निवेश दोनों आ जाते हैं। इसी तरह से लोन, बैंकिंग कैपिटल और अदर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इसकी एक सामान्य स्थिति है। हमें यह भी देखना चाहिए कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है,
अगर इसमें घाटा होता है तो इसका हमेशा मतलब ये नहीं होता, अनिवार्य रूप से मतलब ये नहीं होता कि ये बुरा ही होगा। साथ ही अगर हमारे देश में चाहे अधिशेष होता है तो उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो बुरा ही होगा। इसलिए चालू खाता, ये बातें चालू खाता के संदर्भ में कही जा रही हैं। चालू खाता घाटा जो है हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए बुरा नहीं होता और न ही चालू खाता अधिशेष आवश्यक रूप से अच्छा होता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो भारत जैसा देश है जहां अभी विकास की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और भारत को अभी सामान्यतः विकासशील देशों की श्रेणी में ही रखना होता है, इसलिए भारत को अगर अपना निर्यात बढ़ाना है तो निर्यात बढ़ाने के लिए बहुत सी पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। और अगर आयात पूंजीगत वस्तुओं का बहुत विस्तृत स्तर पर होगा तो निश्चित रूप से भारत का जो व्यापार घाटा है वो बढ़ेगा। ये चीज इस बात को भी परिलक्षित करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी मांग बहुत प्रबल रूप में बनी हुई है। तो चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अलग अलग पूंजीगत सामान आयात हो रहा है और उससे ये रिफ्लेक्शन मिलता है कि जो अंतर्निहित अर्थव्यवस्था की जो मांग है वो बहुत प्रबल है। ये दोनों बातें बताती है कि चालू खाता घाटे का मतलब है कि भारत में प्रबल मांग की प्रवृत्ति है। तो ये अपने आप में एक बेहतर चीज को ही अभिव्यक्त करती है। साथ ही भारतीय लोक वित्त संस्थान जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसका कहना यह भी है कि अगर भारत अपने व्यापार घाटे को 1.5 से 2% जीडीपी के मुकाबले बनाए रखता है और भारत 7.8% की आर्थिक समृद्धि बनाए रखता है तो ये दोनों चीजें अपने आप में कंसिस्टेंट है और इनको बेहतर रूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए या समझा जाना चाहिए। इसके संबंध में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से क्या भुगतान संतुलन को निर्धारित करने में भूमिका निभाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वस्तुओं का व्यापार, ऑप्शन बी सेवाओं का व्यापार, ऑप्शन सी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।